हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ गोल्डन यादव, मैं आप सभी का एक बार आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपा रानी में। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो अपलोड करी थी, आपने देखा भी होगा। कल जो पहला वीडियो था वो ग्रामर के ऊपर था। ग्रामर में मैंने आप सभी को कल टेंस पढ़ाया था। टेंस में पहला दिन था कल, जिसमें आपको काफ़ी बेसिक जानकारी कल दी गई थी। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और जो चार खंडों के बारे में हमें जो टेंस में चार खंड हमें पढ़ने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कल आपने जाना था कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार खंड होते हैं। और उसके बाद से मैंने आपको जानकारी दी थी चार सेंटेंस के बारे में, जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं। तो अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास। और काफ़ी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि उनको भी आपके चलते कुछ मिल पाए। देखिए प्रेजेंट, देखिए आप आज का जो सेशन होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कल आपने बेसिक चीज़ें जान ली थी, तो उसके बाद से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज जानना होगा। ठीक है, जिसका पहचान देख लीजिए क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है इत्यादि शब्द आता है, ठीक है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सिंपल सा बात है। तो आप यहाँ पे कॉपी और पेन भी उठा लीजिएगा, बैठ जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, ये इत्यादि शब्द आता है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपने देख लिया। और इसमें आप सबसे पहले पढ़िएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़िएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पढ़िएगा आप? साधारण वाक्य। ठीक है, तो साधारण वाक्य में दो कंडीशन होते हैं, आपको मैं बता दूं। एक वचन कर्ता होने पर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो दो कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए एक वचन कर्ता होने पे, तो उसके बाद से एक वचन कर्ता होने पर रूल जो होता है वो आप यहाँ देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग जानते हैं सहायक क्रिया के नाम से। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये आपका होगा एक वचन कर्ता होने पर। ठीक है, जो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से ब्रैकेट में बंद करके नोट कर लीजिएगा इस रूल को, जो एक वचन कर्ता होने पर होता है। और देखिए इसके साथ साथ आप इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है इसकी हिंदी होती है कर्ता। मैं यही लिखे दे रहा हूँ, सब्जेक्ट की हिंदी होती है कर्ता प्लस मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, यस और ईएस तो आप इसका कोई हिंदी होगा नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और अदर का मतलब होता है इत्यादि। ये चीज़ें आप एक बार लिख लीजिएगा एक जगह, कहीं पे आपको हिंदी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद से देखिए एग्जाम्पल आप सिंपल सा देख लीजिएगा कि राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है, तो आपको पता ही है कि राम किसी का नाम है, और अगर आप किसी एक का नाम लेकर के बुलाते हैं तो सिंगुलर यानी एक ही वचन होगा, तो आप सीधे लिखते हैं राम, और राम सब्जेक्ट आपने लिखा राम, और उसके बाद से पहुंच जाते हो आप मेन वर्ब के पास। ठीक है, तो देखिए मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया का मतलब यही होता है कि जो उस वाक्य में जो मेन काम हो रहा है, ठीक है, मुख्य कार्य क्या हो रहा है उस वाक्य में। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि इस वाक्य में मुख्य काम क्या हो रहा है। राम स्कूल जाता है में मुख्य काम क्या है? राम स्कूल जाता है, यानी कि देखिए राम स्कूल, स्कूल तो कोई काम होता नहीं है, राम तो नाम ही है। स्कूल जाता है, इतनी ही चीज़ें हैं इसमें। तो जो जाने का काम है, जहाँ पे आप मूव करते हो, जहाँ पे भी आप मूव करते हो, उसी को कार्य कहते हैं। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि कार्य क्या होता है। तो देखिए जाता है, यहाँ पे काम होगा। और एक और बात देखिए, आपने पहचान में जो चीज़ लिख रखी है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, तो है इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के क्रिया के अंत में। तो देखिए जो वाक्य में जो कार्य हो रहा है, यानी जो क्रिया है, उसके अंत में यहाँ पे ता है आ गया है,
तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो ही गया। और अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप देख ही रहे हो कि ये सिंपल सा सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है, ना इसमें प्रश्नसूचक शब्द है और ना ही इसमें नकारात्मक शब्द है। तो ये सिंपल सेंटेंस एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस है, 100% गारंटी है इसकी। तो आप यहाँ इसको बनाइएगा, राम सब्जेक्ट आपने लिख दिया, फिर आप पहुँच गए मेन वर्ब के पास, तो मुख्य काम हो रहा है जाने का, तो लिखिएगा गो, और इसमें जोड़िएगा ईएस, तो ये हो जाएगा गोज, टू, और उसके बाद से स्कूल का तो आपको पता ही है स्कूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पहले केस में देखा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पहले बताया कि दो कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन था एक वचन कर्ता होने पर, और यहाँ पर दूसरा कंडीशन है बहुवचन कर्ता होने पर। बहुवचन कर्ता क्या मतलब, देख लीजिए, समझ लीजिए कि प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा, एक से अधिक की बात की जाएगी, तब उस समय आपका जो रूल होगा वो क्या होगा, इसको आप लिख करके एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा बंद, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है ये चैनल, काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे तरीके से मिलेगा आपको सारी चीज़ें सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो आप कहीं नहीं जाना है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए आपने इस यूट्यूब चैनल आशा क्लासेज को, और काफ़ी ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको परेशानी है आप कमेंट में कर सकते हैं, उसका निवारण तुरंत किया जाएगा यहाँ से, ठीक है। रूल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है, ठीक है। देखिए एक वचन कर्ता होने पर रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके तुरंत बाद यस या ईएस जुड़ता था, ठीक है। लेकिन बहुवचन कर्ता होने पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसमें यस या ईएस हटा दिया गया है। देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिख रखा है, आप लोग बाजार जाते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल में लिख रखा है कि आप लोग बाजार जाते हैं। इसका देखिए कैसे बनेगा, आप लोगों की अंग्रेजी होती है यू, आप सब जानते होंगे आप लोगों की अंग्रेजी होती है यू। यू के बाद से तुरंत आप मेन वर्ब लिखिएगा, तो यहाँ भी मेन मुख्य क्रिया जाना ही है, तो ठीक है। तो आप लिखिएगा गो। गो में यहाँ आप देख लीजिएगा यस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही रूल में लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आपको कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं करनी है, पहले आप रूल को देखोगे, उसको फॉलो करके बनाओगे, कभी आप गलत नहीं करोगे और ना ही कभी आपसे गलती होगी। यू गो टू, और मार्केट का बाजार का आपको पता ही होगा होता है मार्केट, तो यहाँ सिंपली से मैंने लिख दिया मार्केट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए अफर्मेटिव में दो कंडीशन पढ़ने के बाद यहाँ से आपको मिलती है नेगेटिव सेंटेंस। अगला जो होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस, जिसका आप हिंदी यहाँ लिख सकते हो नकारात्मक वाक्य। क्या लिख सकते हो, नकारात्मक वाक्य। देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी। नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस, जिसके लिए रूल आप समझ लीजिएगा एक बार। ये जो नियम इसे कहते हैं, जिसको आप लोग नियम कहते हो हिंदी में, नियम भी आप लिख सकते हो। नियम क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए कोई भी चीज़ आपको यहाँ बहुत वो नहीं बताया जाएगा, काफ़ी सरल तरीके से बताया जाएगा, जो कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। आप केवल नोट्स बनाते जाइएगा, बाकी समझना पढ़ना ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, देखिए रोज शाम को एक वीडियो आपको अपलोड की जाएगी। आप अगर कंटिन्यू यहाँ से तैयारी करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको यूपी बोर्ड 2022-23 के इस बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज पढ़ेंगे, तब काफ़ी मेहनत करेंगे, उसके बाद ही आप ऐसा कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करके, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप इसके लिए आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल होगा मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि नहीं है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। इसके लिए मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, इसको आप एक बार पढ़िएगा और फिर याद करिएगा कि आपने पहचान में लिखा क्या था। तो पहचान में मैंने सिंपली आपको लिखवाया है कि जब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं इत्यादि शब्द आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो आप सिंपली यहाँ क्रिया के पास पहुँच जाइएगा और इसमें आप देख सकते हो कि ता है, वाक्य क्रिया के अंत में आया हुआ है,
उसके बाद से जब आपको चेकअप करना होगा, मतलब कि चेक करना होगा कि निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, तो आप नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है कि वाक्य में नहीं शब्द आना चाहिए, ठीक है। वाक्य में किसी कार्य को नकारा गया हो तो आप इसे पढ़िएगा, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो सिंपल से आपको पता चल जाएगा इस वाक्य में कहा गया कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, क्रिकेट खेलने को नकारा गया है मोहन के द्वारा, और कोई भी हो जो कहा है कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। तो आपने देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी फॉलो कर रहा है और निगेटिव सेंटेंस को भी, तो आप रूल उसी का ही लगाएंगे। तो देखिए क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट के जगह पे मोहन लिखिएगा, मोहन ही है इसमें सब्जेक्ट है। देखिए कार्य को करने वाला कौन होता है, कर्ता, और कर्ता का ही इंग्लिश होता है सब्जेक्ट, ठीक है। विषय वाला सब्जेक्ट आप लोग ना समझ लीजिएगा। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, अगर आपको इसका पता नहीं चल पा रहा है तो इस वाक्य को एक बार पढ़िए और वाक्य में मोहन के जगह पे कौन लगा करके पूछिए, कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो आपको आंसर मिलेगा मोहन, यानी मोहन ही क्या है इस वाक्य में करता है। तो आपने लिखा मोहन, और यहाँ समझ लीजिएगा एक मामला ये है डू और डज का। इस डू और डज का क्या मामला है, तो डू बहुवचन के साथ लगता है, क्या बहुवचन, कर्ता बहुवचन, और डज लगता है एक वचन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है, कर्ता के साथ। आप इसको याद रखिएगा, ये लगता है बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ। डू लगता है बहुवचन कर्ता के साथ और डज लगता है एक वचन कर्ता के साथ। उसके तुरंत बाद आप नॉट लगाते हो, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हो, फिर अदर वर्ड लिखते हो। तो देखिए कैसे बनाओगे, मोहन, तो मोहन एक व्यक्ति का नाम है तो ये एक वचन होगा मोहन, यहाँ लिखिएगा डज, मोहन डज। उसके तुरंत बाद नॉट। अब क्रिकेट प्ले का मतलब खेलने का होता है प्ले, और क्रिकेट का तो SACRICKET क्रिकेट, सिंपल सा आपने बना दिया, ठीक है। देखिए प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में आपने अफर्मेटिव में दो कंडीशन देखे, एक वचन कर्ता होने पर रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। बहुवचन कर्ता होने पर आपने एक और रूल देखा होगा जिसमें यस या ईएस हटा दिया गया था, केवल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर था। फिर आप यहाँ पूछते हैं निगेटिव सेंटेंस पे, तो ये रूल आपको दिख ही रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसको भी आप एक कलर पेन से हाईलाइट कर सकते हो या फिर ब्रैकेट में बना करके लिख सकते हो। देखिए डू लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ और डज लगेगा एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है। देखिए निगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा, उसके बाद से ये चीज़ आपको पढ़नी है कभी नहीं आने पर, ठीक है, कभी नहीं आने पर। पहले वाक्य में केवल नहीं शब्द आता था, अब आपको क्या मिलेगा, कभी नहीं। उसके लिए यहाँ पे रूल आपको अलग देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको आप ऐसे नोट करिएगा, रूल को कॉपी में उठाइए और कॉपी लीजिए और पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे रूल आप लिखिए सब्जेक्ट प्लस नेभर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस एक वचन करता होने पर। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप इस सेंटेंस इस रूल को फॉलो करते समय यस या यस भी लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, जब कर्ता एक वचन होगा तब। नहीं तो इसी रूल को फॉलो करते हुए इसी सेंटेंस को बनाते हुए आप यस या यस नहीं भी लगाएंगे जब कर्ता एक वचन नहीं होगा तो, और लगाना भी है जब कर्ता एक वचन होगा तब। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए हम जल्दी से एग्जांपल आपको बता देते हैं। तुम्हारा भाई का कभी सत्य नहीं बोलता है। देखिए आपने ऊपर लिख भी रखा है कि कभी नहीं आने पर, और वो आ भी गया, कभी सत्य नहीं बोलता है तुम्हारा भाई। किसका भाई, तुम्हारा भाई कभी सत्य नहीं बोलता है। देखिए बच्चों, तो ये कैसे बन जाएगा, तुम्हारा का हो जाएगा योर, योर होता है तुम्हारा का योर, YOUR, योर होता है योर, और भाई का आप सब जानते हैं क्योंकि सबके पास भाई होंगे, तो योर ब्रदर। ये तो आपका पूरा सब्जेक्ट था, तुम्हारा भाई तो टोटल सब्जेक्ट ही था। उसके बाद से आप पहुंचते हैं यहाँ नेभर के पास, तो आप नेभर सिंपली यहाँ लिखिए योर ब्रदर नेभर, ठीक है, नेभर। और बोलने का होता है स्पीक, क्या होता है, स्पीक। तो तुम्हारा भाई का मतलब एक वचन है, क्या समझे आप, तुम्हारा भाई एक वचन है, तो यहाँ आप क्या लगाइएगा, यस या यस में कोई एक लगेगा, तो यहाँ पे आप स्पीक में यस लगे होगा स्पीक्स। योर ब्रदर नेवर स्पीक्स ट्रूथ, क्या होगा, ट्रूथ होता है सत्य का, TRUTH, ट्रूथ होता है सत्य का। सिंपली आप देख सकते हो मैंने इस सेंटेंस को यहाँ बना चुके हैं हम, योर ब्रदर नेवर स्पीक्स ट्रूथ, तुम्हारा भाई कभी
सत्य नहीं बोलता है। ठीक है, नहीं शब्द आने पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस यस या ईएस भी आप जोड़ोगे जब कर्ता क्या होगा, एक वचन होगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, देखिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट दो कंडीशन होते हैं आपके। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य को, ठीक है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य को डायरेक्ट प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या शब्द से जो वाक्य शुरू हो। अगर एग्जांपल में आप ऐसे सुन सकते हो कि क्या राम स्कूल जाता है, क्या सीता गीत गाती है, क्या आप लोग खेत में काम करते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके बाद से इसके लिए रूल देख लीजिए क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने पहले भी बता चुका है, अभी भी बता दूं कि आप रूल के लिए कलर पेन यूज़ करिएगा, कोई भी कलर पेन हो, या फिर आप इसी पेन से रूल को हाईलाइट करते रहिएगा। ठीक है, ताकि जब भी आप कॉपी खोलिए, नोटबुक खोलिए, जो आप नोटबुक आप बना रहे हो उसको जब भी आप खोलें आपको रूल पहले ही दिख जाए। उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, क्या होता है, अप्रत्यक्ष। यहाँ आपको हिंदी मिल जाएगी इसकी, अप्रत्यक्ष। जब प्रश्नसूचक शब्द, देखिए प्रश्नसूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, किसने, कैसे, कहाँ, कब, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। तो जब देखिए ये सारी चीज़ें, देखिए जब प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, किसने, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के मध्य में आए या मध्य में आता है तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कहते हैं। जिसके लिए रूल देख लीजिए क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। इस क्वेश्चन वर्ड का मतलब आप लोग जान लीजिएगा, प्रश्नसूचक शब्द इसी को कहते हैं। ये प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद से सेम डायरेक्ट वाला रूल होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, उसके बाद से सेम डायरेक्ट वाला रूल होगा। और क्वेश्चन वर्ड मतलब ये, देखिए आप यहाँ पे प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट का एग्जाम्पल देख लीजिएगा। रूल क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल था उसमें से हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क को रखते हैं। ठीक है, तो रूल के हिसाब से आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखेगा आप लोग, क्या सीता गीत गाती है, गाती है और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए डायरेक्ट है तो क्या शब्द से ही शुरू होगा, ये आपको पता है, क्या सीता गीत गाती है। तो और सीता यहाँ पे एक वचन भी है, तो मैंने पहले ही आपको बता रखा कि जब कर्ता एक वचन होगा तो डू या डज में से क्या लगाइएगा आप लोग, डज। ठीक है, यहाँ लिखिएगा डज, डज सीता, डज सीता गीत गाती है। तो देखिए गीत गाने का क्या होता है, सिंग, सिंग होगा ए, और गीत का होता है सॉन्ग, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर इनडायरेक्ट का जो रूल होता है आप यहाँ सिंपली देख सकते हो कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस में क्वेश्चन मार्क। एक होता है, ये होता है इनडायरेक्ट के लिए, किसके लिए, इनडायरेक्ट के लिए। इसके लिए आप एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा कि राम क्यों स्कूल जाता है, राम। देखिए प्रश्नसूचक वाक्य इसमें है क्यों, सबसे पहले आप लिखिएगा वाई, लिखिएगा वाई, वाई के बाद से राम के लिए लिखिएगा डज, वाई डज, वाई डज राम, राम गो टू स्कूल, यानी क्वेश्चन मार्क। वाई डज, ये होगा WHY, वाई डज राम गो टू स्कूल। आपका ये इस एग्जाम्पल होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तुरंत बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होगा जिसका हिंदी। इसमें भी सेम वैसे ही दो कंडीशन होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के लिए रूल क्या होगा, देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर जुड़ जाएगा, बाकी पुराना वाला ही रूल होगा, उसको आप लोग याद रखिएगा तो आप ये बना लोगे आराम से। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके लिए देखिए एग्जाम्पल क्या होगा,
क्या देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट प्रत्यक्ष के लिए जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कि क्या हम लोग अस्पताल नहीं जाते हैं। क्या हम लोग अस्पताल नहीं जाते हैं एग्जाम्पल होगा डायरेक्ट के लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। देखिए इसको आप लोग कैसे बनाओगे, हम लोग बहुवचन है तो डू लिखिएगा, तो डू वी नॉट गो टू हॉस्पिटल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट के लिए तो इनडायरेक्ट में प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन मध्य में आएगा। तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए, राधा क्यों स्कूल नहीं जाती है, स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसका आप क्या बनाओगे कि वाई डज राधा नॉट गो टू स्कूल, और यहाँ होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें जो भी आज आपने पढ़ा इसको आप करिएगा, आपने नोट कर ही लिया होगा तो आप इसको करिएगा तैयार। फिर कल मिलते हैं इसके अगले सेशन में ग्रामर के ही, इस टेंस के ही अगले वीडियो के साथ, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर करिए इस चैनल को, ठीक है। आशा क्लासेस भाट पर रानी काफ़ी दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए आपको, ठीक है।